बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाजरीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने दौरान जलसा आज हुकूमत पर शदीद तनकीद की। कहते हैं कि सिर्फ सेलेक्टर्स की खिदमत करते हैं, अवाम के मसाइल हल नहीं करते। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा है कि अवाम पर महंगाई की बमबारी करने वाले हुकूमत ने पार्लियामेंट पर खुदकुश हमला किया। जबकि सिंध असम्बली ने कलअदम TTP से मुज़ाकरात के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली है। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, सिंध असम्बली ने कलअदम TTP से मुज़ाकरात के खिलाफ एक आज सिंध असम्बली में करारदाद पेश हुई जो कि कसरत राय से मंजूर कर ली गई। इस करारदाद के हवाले से मैं आपकी राय जानना चाहूँगी और क्या समझते हैं कि क्या इसके असरात होंगे मुल्की सियासत पर मुस्तकबिल पे? देखें, ऐसा करते हैं कि मुल्की सियासत पे हम रखते हैं कोई 15 दिन का एक सेगमेंट्स रखते हैं कि अगले 15 दिन में क्या हो सकता है और उसके बाद फिर 15 दिन और फिर 15 दिन। तो ये जो शुरू के क्योंकि बड़ी तब्दीलियां मुल्क में, ये जो बिल मंजूर हुए और उसके बाद जो ISI के सरबराह की तब्दीली, तो ये बहुत सारी इवेंट्स हो रहे हैं। तो ये 10 या 15 दिन और फिर उसके बाद 10 या 15 दिन और फिर एक तीसरे 10 या 15 दिन को हम 3 ब्लॉक्स में डिवाइड करके और इसको फिर देखते हैं कि जनवरी के आगाज़ तक ये मामला किस रुख पे जाते हैं। एक बड़ा तारीखी मोड़, इससे पहले कि मैं और बाकी किसी इशू पे बात करूं, लेकिन एक बड़ा सियासी मोड़ जो है वो इख्तियार कर रही है पाकिस्तान की सियासत। पाकिस्तान की सियासत कहें या इसको खित्ते की सियासत कहें या किसी अंदाज में इसका आप यूं भी कह सकते हैं कि इसका एक वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट भी होगा। सही। और वो ये कि आज से उर्स शुरू हो रहा है, 3 रोज़ा तहरीक लब्बैक के जो बानी अल्लामा खादिम रिजवी साहब का। पहले ऐलान हुआ था कि 1 रोज़ का होगा, लेकिन अब वो 3 रोज़ा है और यानी इसका मतलब ये है कि वो इतवार तक जारी रहेगा। 19 नवंबर को आज से 1 साल पहले उनका इंतकाल हुआ था और खादिम रिजवी साहब यहाँ से एक बड़ा धरना लेके वापस गए थे। वापस जाने के बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, उनको हॉस्पिटल लेके गए थे, शेख ज़ायद हॉस्पिटल या नेशनल हॉस्पिटल वगैरह, और वहाँ पे जो है कुछ देर के बाद उनका विसाल हो गया था। अच्छा, अब मैं इसको बड़ा तारीखी मोड़ इसलिए कह रहा हूँ, और मैं इसको ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए कह रहा हूँ बल्कि इसको मैं जनूबी एशिया के लिए भी कह रहा हूँ, इसका बड़ा इम्पैक्ट भी कह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि देखें, ये जो हमारे, क्योंकि ये एक सियासी जमात के तौर पे सामने आई है तहरीक लब्बैक, और साद रिजवी साहब, फिर उनके जो साहबजादे हैं हाफिज साद रिजवी, वो इतवार के रोज़ इससे वहाँ पे खिताब करेंगे। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से मैं बड़ा सियासी मोड़ कह रहा हूँ वो ये है कि ये बरेलवी मकतब फ़िक्र की या मसलक की इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात है, जिसने 2018 में 22 लाख से ज़्यादा वोट लिए। और ये इसलिए भी अहम है, 2-3 वजह। देखें, ये एक लफ्ज़ होता है, एक लफ्ज़ मगरिब में इस्तेमाल होना शुरू हुआ है, पॉलिटिकल इस्लाम। पॉलिटिकल इस्लाम इस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए। वैसे तो इस्लाम जो है उसमें एक माशी निज़ाम भी है, एक सियासी निज़ाम भी है, हर किस्म का निज़ाम ऐसा है जो इस्लाम हमें देता है, एक मुकम्मल दीन है। लेकिन ये पॉलिटिकल इस्लाम की जो टर्म है, ये मगरिब में इस्तेमाल होनी शुरू हुई कोई पिछले 100-150 सालों में। और इसने ख़ास तौर पे उस वक्त जब मौलाना मौदूदी या उससे पहले सैयद कुतुब या फिर उससे पहले जो है वो हसन अल बना, अखवान मुस्लिमून जब बनती है, सैयद कुतुब से पहले हसन अल बना, और फिर उससे पहले हसन रदा, ठीक है। तो ये सारी शख्सियात जो हैं, आयतुल्लाह खुमैनी ईरान में, ये सारी शख्सियात जो हैं ये एक नज़रिया देती हैं, एक फ़लसफ़ा देती हैं इस्लाम का, जो कि
बहुत ज़्यादा आप समझें कि लोगों को मुतासर करता है इंटेलेक्चुअल लेवल पे, नज़रियात की बुनियाद पे, और वहाँ से पॉलिटिक्स और इस्लाम जो है वो मिक्स होता है। और आप देखें कि वो अख़वान मुस्लिमून, उसी से फिर हमास निकलती है, वो हमास जिसके ऊपर बरतानिया जो है वो अगले हफ्ते कह रहा है कि हमने पाबंदी लगानी है। तो अगर हमास पे पाबंदी लगा, हमास जो है अख़वान मुस्लिमून से ही निकली है, तो अगर और ये वो हमास जो गज़ा में है, ठीक है, तो उस पर पाबंदी लगती है तो फिर टर्की का क्या रिएक्शन होगा, और अगर दहशत गर्दी की तंजीम में डाल देते हैं उसको, जो कि गज़ा में रूल कर रही है इस वक्त और बड़ी हद तक वो वेस्ट बैंक में भी है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल इस्लाम का लफ्ज़ आया, फिर इस्लामिज़म का एक लफ्ज़ आ गया। ये जो इज़म्स है ना, ये मुझे नहीं पता, ये वही 100-150 साल पहले से इज़म्स के लफ्ज़ आने शुरू हो गए। कम्युनिज्म, सोशलिज्म, लिबरलिज्म, नेशनलिज्म। अब इंडिया में बहस चली हुई है हिंदुइज्म और हिंदुत्व क्या है, इस्लामिज्म, ठीक है ना। तो ये इज़म जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ये लफ्ज़ इज़म्स के आने शुरू हो गए, और लोगों ने ये क्यों इस्तेमाल किए। फ्रांस में 70 की दहाई में शायद इस्तेमाल हुआ था इस्लामिज़म। पॉलिटिकल इस्लाम तो पहले इस्तेमाल, तो इस्लामिज़म से क्या मुराद है, इस्लाम क्या है और इस्लामिज़म क्या है, ये एक लंबी बहस, मैं इसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में बरेलवी मकतबा फ़िक्र की सबसे बड़ी, मसलक की सबसे बड़ी, मकतबा फ़िक्र की सबसे बड़ी जमात, और 3 अगर हम 2 बात करते हैं ना पाकिस्तान में कि 2 मकातब फ़िक्र सुन्नी जो मसलक है उसके हैं बड़े, मकतबा देवबंद, ठीक है, और उसके सामने फिर हमें नज़र आता है बरेलवी मसलक। लेकिन ये बात बड़ी अहम है कि ये दोनों हनफी हैं, यानी ये दोनों जो हैं हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ये जो है वो की जो तालीमात हैं उसको फॉलो करते हैं। और इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, उनसे जो है वो ये चूँकि वो बरेली शहर यूपी के अंदर, और यूपी वहाँ पर वो एक कतरिया करके एक राजा था, उसके 2 बेटे थे ठीक है, ये 15वीं 14वीं सदी में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं ऐसे करके उसको निकल जाता हूँ। एक का नाम था बंसल देव और दूसरे का नाम था बरल देव। तो वहाँ से ये बांस बरेली लफ्ज़ निकला, उसने शायराबाद किया था और फिर वो बरेली के नाम से मशहूर हो गया। तो एनीवे, तो ये एक बड़े जय्यद आलिम और एक फ़कीह कहें, शायर भी थे, शेखुल हदीस भी थे, मुफस्सिर भी, एक बड़े आलिम इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। और उन्होंने जो है वो ये उनसे ये वो अपने आप को उन्होंने बरेलवी कभी नहीं कहा, लेकिन ये कि चूंकि बरेली से ताल्लुक़ था तो लोगों ने उनको फिर बरेलवी कहना शुरू कर दिया, तो फिर वो एक अकीदत का एक हो गया सिलसिला। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि देवबंद से जो अकाबरीन थे उन्होंने अपने आप को देवबंदी नहीं कहा, लेकिन दूसरे जो शख्सियात हुए, मदरसा वहाँ पे कायम हुआ 1857 की जंग में, जब बुरी तरह शिकस्त हो गई मुसलमानों को और मुसलमानों में एहसास हुआ कि हमें दोबारा आए दीन की तरफ जाना है, तो मकतबा देवबंद, तो लोगों ने फिर देवबंद कहना शुरू कर दिया। अच्छा, इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि मौलाना मोहम्मद कासिम नातवी, ठीक है, नानुतवी जो हैं वो 1866 में उन्होंने ये जो नानुतवा का शहर है, तो वहाँ पर नानुता का शहर है, तो वहाँ पर इन्होंने मस्जिद छता, एक अनार का दरख्त वहाँ बयान होता है, तो वहाँ पे उन्होंने, ये तो सर सैयद अहमद खान की तस्वीर लगाई हुई है, ये क्यों लगी हुई है, अच्छा, तो वहाँ पर इन्होंने जो है मकतबा देवबंद की बुनियाद रखी। और मकतबा देवबंद जो है उसका बहुत बड़ा किरदार तब भी था और तब से लेके आज तक है। अच्छा, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मकतबा देवबंद और यानी देवबंदी और जो बरेलवी और अहले हदीस, ये अल्फाज, ये जो
मसालिक हैं ये बरे सगीर में मौजूद हैं, जनूबी एशिया में। मतलब अगर आप लेबनान में चले जाओ, जाके कहेंगे मैं देवबंदी हूँ, तो वो कहेंगे कि क्या है देवबंदी, क्या कौन होते हैं। सिर्फ जो मजहबी शख्सियात हैं वो समझ जाएंगी कि ये मकतबा देवबंद से हैं, जो उलमा हैं वहाँ पे। तो ये अल्फाज यहीं पे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कोई ना कोई उसी तरह से तालीम वहाँ पर भी कोई ना कोई मसलक होगा जो किसी और नाम से मौजूद होगा, जो लिंक होगा इन्हीं ख्यालात के साथ। तो मौलाना महमूद हसन, अल्लामा हसन महमूद, ये सारी शख्सियात जो हैं ये वहाँ पे मुजद्दिद अल्सानी, शेख अहमद सरंदी से मुतासिर उनकी तालीमात से, तो इन्होंने मदरसे की बुनियाद रखी और इस मदरसे का एक बहुत अहम रोल रहा। और फिर उसके बाद ये हुआ कि 1919 में एक बाकायदा सियासी जमात तश्कील पा गई जो कि जमीयत उलमाए हिंद। अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ अभी देवबंद की। अभी मैं देवबंद से वापस आऊँगा। तो देवबंद, मकतबा देवबंद बना 1919 में, फिर जो है वो जमीयत उलमाए हिंद बन गई। और जमीयत उलमाए हिंद जो है वो फिर ऑल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस के साथ उनका लिंक हुआ। दोनों जो है वो लड़ रहे थे उस वक्त अंग्रेज़ों के खिलाफ। और फिर उसमें बड़ी शख्सियात हमारे सामने आती हैं तब से लेके आज तक, ठीक है। और अगर चंद शख्सियात का यहाँ पे मैं जिक्र करूँ उस वक्त से लेके आज तक, तो उसमें बड़े नाम हमारे सामने तब से लेके आज तक आते हैं। और उनमें आगे जाके फिर ये बात भी जहन में रहे कि आगे जाके वो जो मकतबा देवबंद है वो पाकिस्तान बनने के बाद वो जमीयत उलमाए हिंद जमीयत उलमाए इस्लाम बन जाती है, ठीक है, जिसको हम JUI कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद उसमें ज़ाहिर है मौलाना मुफ्ती महमूद साहब का एक बहुत बड़ा नाम। और फिर जनरल ज़िया-उल हक के दौर में थोड़ा सा इख्तलाफ पैदा होता है कि जी वो ज़िया-उल हक की हमायत करनी है या मुखालफत करनी है। तो फिर दो उसमें ग्रुप्स बन जाते हैं, यानी एक मौलाना समीउल हक साहब का जो JUI-S है और फिर एक JUI-F है। लेकिन समीउल हक साहब के इंतकाल के बाद दोबारा 2019 में वो एक नज़रियाती ग्रुप भी आ गया था। बहरहाल वो एक ही जमीयत उलमाए इस्लाम जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की। तो ये मकतबा देवबंद, और उसमें मकतबा ये सारी शख्सियात जो हैं वो उसी जमीयत उलमाए इस्लाम में ही नहीं, यानी उससे हटके बड़े नाम, जैसे मिसाल के तौर पे हम अगर लें तो यहाँ पे हमें नज़र आते हैं मुफ्ती शामज़ई साहब, ठीक है। उसके बाद हमें नज़र आते हैं अशरफ अली थानवी साहब, हमें नज़र आते हैं अभी हालिया दिनों में अगर देखें तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हमें नज़र आते हैं, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब, ये सारे मकतबा देवबंद से हैं। और फिर मकतबा देवबंद जो है वो आगे उसकी एक और शाख, मैं इस पर डिटेल में कभी बाद में बात कर लें, लेकिन मैं चूँकि तहरीक लबैक के वाले से मैंने बात करनी, तो फिर एक और शाख उसमें से निकलती है मकतबा देवबंद से, जो कि तबलीगी जमात कहलाती है 1921 में। और उससे फिर वाबस्ता शख्सियात आपको नज़र आती हैं, बड़े बड़े उलमा उसमें से नज़र आते हैं। हकीम अजमल ख़ान भी हैं, पहले अताउल्ला बुखारी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन फिर उसमें आपको तबलीगी जमात के साथ आपको मुंसलिक बेशुमार शख्सियात, जिसमें आप सियासतदान भी हैं, तो आर्मी ऑफिसर्स भी हैं, फॉर्मर भी और करंट भी, और क्रिकेटर्स भी हैं, और शोबिस की पर्सनैलिटीज़ भी हैं। तो तबलीगी जमात भी मकतबा देवबंद को फॉलो करती है। इमाम अबू हनीफा हनफी मसलक ही है, लेकिन ये आप इस तरह से समझें कि सोयम या 10वां या 40वां या बरसी या कब्र पे चढ़ावे, या ये है कि किसी और की वसादत से दुआ करना, इन चीज़ों को मकतबा देवबंद में नहीं माना जाता, नहीं बात की जाती। और जब बरेलवी इमाम अहमद रज़ा बरेलवी, तो उनका जो बरेलवी मकतबा फ़िक्र के जो अकाबरीन थे, उन्होंने कहा कि नजदी तहरीक जो है वो आके शिद्दत पसंदाना नजदी तहरीक, क्योंकि उस वक्त इमाम अब्दुल वहाब और वहाँ से एक मूवमेंट यहाँ पर आ रही थी बरे सग़ीर में, डिटेल में बाद में बात कर लेंगे। तो उनका ये मौक़िफ़ था
कि यहाँ की जो वो इस्लाम में मौजूद मुसलमानों में जो शरीयत के खिलाफ नहीं है, तो वो तमाम रसूमा वो बिल्कुल ठीक हैं, वो बिल्कुल जायज़ हैं। तो इसी तरह से यहाँ वहाँ पे फिर सोयम करना, या ये कि 11वीं शरीफ अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, या फिर 40वां, या फिर ईद मिलादुन नबी, या फिर दरूद सलाम की महफिल, या फिर और शबरात, या फिर ये कि कब्र पे जाना और फातिहा पढ़ना, ये सारे जो हैं ये फिर जो बरेलवी मकतब फ़िक्र वहाँ पे ये मुनासिब हो गए, ये जायज़ हैं सारे। अच्छा, उसके साथ ही फिर ये बात भी जहन में रहे कि हमें कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस बीच में मिली देवबंद में, यानी मकतब देवबंद में एक तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, लेकिन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनका जिक्र करना ज़रूरी है, जैसे सपाए साहबा जो है वो मकतब देवबंद से है, जैश मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, लश्कर जंगवी, ये भी मकतब देवबंद से ताल्लुक़ है। तब एक तरफ तबलीगी जमात भी है, ठीक है, एक तरफ और ऐसे ही शख्सियात भी जो सियासत से अलग हैं, जैसे मैंने बताया था कि उस्मानी साहब, रफ़ी उस्मानी साहब, ये सारी शख्सियत। तो मकतब देवबंद एक बड़ा जो है वो एक आप समझें हिंदुस्तान में भी मौजूद है, उनके बड़े जो है। अच्छा, जो बरेलवी शख्सियात हैं वो कहते हैं ये कोई नई सोच नहीं है, बल्कि अपना सिलसिला जोड़ते हैं दाता गंज बख्श के साथ, निज़ामुद्दीन औलिया के साथ, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, वो सारे वो जो औलिया के साथ उनके मज़ारों पे जाना, उन पे उर्स उनके मुनक़िद हो रहे हैं। कव्वाली के ऊपर इख्तलाफ है थोड़ा सा, मुख्तलिफ जो काबरीन है, लेकिन मजमूई तौर पे वो कव्वाली, दरूद सलाम की महफिल, न्याज, नज़र, ये सारी चीज़ें जो हैं, और फिर औलिया की वसादत से जो है वो दुआ करना, ये सब करना। तो ये जो है वो बरेलवी मकतब फ़िक्र हो गया। और उसकी दो पॉलिटिकल हमारे सामने जो बरेलवी मकतब फ़िक्र की जो अब तक बड़ी पॉलिटिकल तंजीम थी, वो जमीयत उलमाए पाकिस्तान थी। जमीयत उलमाए पाकिस्तान जो कि अकाबरीन देवबंद जमीयत उलमाए हिंद से ही एक विंग टूट गया था, शबीर अहमद उस्मानी साहब अलग हो गए थे, और वो फिर जमीयत उलमाए ज़फ़र अहमद उस्मानी भी थे उसमें। तो ये एक जमीयत उलमाए पाकिस्तान बन गई थी। जमीयत उलमाए पाकिस्तान जिसको बाद में शाह अहमद नूरानी साहब 1970 से उसको हेड करते रहे, लेकिन बाद में ये हुआ कि उसमें तकसीम हो गई। और उसमें तकसीम इस तरह से हुई कि उसमें एक तो अनस नूरानी साहब हैं जमीयत उलमाए पाकिस्तान में, जो कि हमें पीडीएम में नज़र आते हैं, लेकिन उसके साथ ही साहबजादा अब्दुल करीम, उनकी एक जमीयत उलमाए पाकिस्तान बनी, और एक जो है वो डॉक्टर अबुल खैर ज़ुबैर, उनकी एक जमीयत उलमाए पाक। तो ये मुख्तलिफ जो है, और फिर दरमियान में सुन्नी तहरीक भी आई, फिर और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आई। लेकिन असल बात यह कि इसमें जो बरेलवी मकतब फ़िक्र की जो पॉलिटिकल, अच्छा, जमात इस्लामी को मैं अलग रखता हूँ, क्योंकि जमात इस्लामी जो है वो मसालिक की बुनियाद पे नहीं है। जमात इस्लामी जो है वो सैयद अबुल अला मौदूदी की जो तालीमात हैं उससे मुतासिर, और वो सैयद अबुल अला मौदूदी फिर सैयद कुतुब के साथ, और फिर वहाँ पे जो है वो हसन अल बना के साथ, मतलब वो उनका एक अलग है सिलसिला, तो उनको इन मसालिक के साथ मैं नहीं जोड़ता, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जो एक बड़ी, और मैंने पूछा एक दफ़ा, उन्होंने कहा कि हम नहीं हैं, लेकिन बाकी लोग सारे कहते हैं, और उनकी तालीमात भी, वो जो बरेलवी मकतब फ़िक्र से बड़ी सियासी तंजीम, या आप समझें कि उसको एक दीनी तंजीम कह लें, वो हमारे सामने आई मिनहाज कुरान या पाकिस्तान अवामी तहरीक के तौर पे, डॉक्टर कादरी साहब की, तारुल कादरी साहब की। अच्छा, लेकिन ये हुआ कि अच्छा, तीसरा फिर अगर हम ले लें, इसमें शॉर्ट बात उसकी करूंगा, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, और वो इसलिए कि जो मकतबा देवबंद और यानी देवबंदी जो हैं या बरेलवी, ये अपने आप को नहीं कहते, ये जहन में रखें, दूसरे कहते हैं, ठीक है, ये अपने आप को नहीं कहते, ये अहले सुन्नत वल जमात और दूसरे वालों से, लेकिन दूसरे चूंकि कहते हैं, तो बरेलवी जो उलमा है वो बड़ी खुशी महसूस करते हैं इस बात पे, वो अकीदत का इजहार होता है। अच्छा, तो और उसमें फिर मुख्तलिफ सिलसिले भी हैं, कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सब उसको डिटेल में बाद में कभी बात कर लेंगे। लेकिन फिर यह है कि अगर मजमूई तौर पर आप देखें ना, तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे 6 हैं मसालिक इस्लाम में ना, मतलब एक ब्रॉड स्पीकिंग में ऐसी बात करूँगा। मिसाल के तौर पे इस तरह से आप लें कि जैसे सुन्नी है तो 4 तो हो गए ना सुन्नी, एक हो गए इमाम अबू हनीफा,
को जो मसलक को मानते हैं। एक हो गए इमाम शाफी, एक हो गए इमाम मालिक और एक हो गए अहमद हम्बल। तो ये चार तो हो गए सुन्नी शख्सियात। एक हो गए अहले तशी जो कि ज़ाहिर है कि अहले बैत उस हवाले से, और जो है इमाम, मतलब एक वहाँ ले लें। और एक जो छठा है वो अहले हदीस है। अहले हदीस जो है वो किसी की तकलीद नहीं करते। अच्छा। वो अहले हदीस ये कहते हैं कि यानी सहाबा और सहाबा के बाद जो है वो ताबईन और फिर तबा ताबईन और इस्लाफ, यानी बस ये तीन जनरेशन, जो तीन नस्लें ऊपर की, उनकी जो तालीमात हैं, उन्होंने जो बात की, यानी अगर सहाबा भी किसी जगह गए तो हदीस को लेकर आ गए, अगर ताबईन आ गए या तबा ताबईन आ गए तो वो ताबीन से क्या असलाफ। हाँ, मुराद है डॉक्टर साहब? ताबईन से मुराद जिन्होंने सहाबा को देखा हो। ठीक है। ठीक। अच्छा, तो ये तीन जनरेशन जो है ना, ये तीन जनरेशन ऊपर की, इन्होंने यहां तक वो तस्लीम करते, तो एक तरह से किसी की तकलीद नहीं करते, वो कुरान और हदीस तक ही रहते हैं कि वो हदीस जो सहाबा से या ताबईन से या तबा ताबईन से, वो यानी जिनसे अहादीस की किताबें मुरतब हुई, तो वो वहां तक रुक जाते हैं। और किसी इमाम की, किसी भी इमाम अबू हनीफा या अहले तशी में जो इमाम है, उनको किसी को तकलीद नहीं करते, तो वो अहले हदीस हैं। ठीक है। और अहले हदीस जो हैं उनकी भी यहाँ पे पाकिस्तान में नुमाइंदगी है, जो जमात अहले हदीस प्रोफेसर साजिद मीर साहब, ठीक है, या फिर इब्तिशाम इलाही ज़हीर साहब का हमारे सामने नाम आता है। ठीक है, वो भी जो है वो अहले हदीस के एक बड़े आलिम हैं। और फिर ये ज़हन में रखें कि जमातुद दावा हाफिज सईद साहब, वो भी अहले हदीस। अच्छा। ठीक है। ठीक। लश्कर तैयबा, जमातुद दावा, अहले हदीस। अहले हदीस चूंकि असलाफ तक अपने आप को रखते हैं, असलाफ का मतलब है जो ऊपर पिछली शुरू की जनरेशन, तो असलाफ तक रखते हैं, तो फिर इनको सलफी भी कहा जाता है। सलफी यानी सलफ से मुराद ये है कि वो ये सलफ के साथ, असलाफ के साथ अपने आप को लिंक करते हैं। ठीक है। तो ये अच्छा, अब ये हुआ कि वहाँ तो एक, आप समझें कि जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर एक ग्रुप्स बन गए, और बहुत सारे बने ग्रुप्स। और फिर मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा कि सुन्नी तहरीक या जमीयत उलमा पाकिस्तान तो एक बड़ी फोर्स के तौर पे उनका जो है, आप यूँ समझें कि बहुत ज़्यादा वोट बैंक नहीं था, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत था। शाह अहमद नूरानी साहब की जो शख्सियत, कमाल शख्सियत, और उसके बाद उनके वो एक बड़े खतीब, खूबसूरत शख्सियत के मालिक। और फिर तो हुआ ये कि उनके जाने के बाद जो बरेलवी मकतब फ़िक्र जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो सुन्नी मुसलमानों में जो मकतब फ़िक्र है, जो मसलक है, वो बरेलवी है। तो अब बरेलवी मसलक की सियासी नुमाइंदगी नहीं हो पा रही थी, और तो ये बरेलवी मकतब फ़िक्र की एक सियासी नुमाइंदगी, यानी इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि सारे बरेलवी जो हैं वो तहरीक लब्बैक में चले जाएंगे। बहुत सारे बरेलवी जो हैं वो पीपल्स पार्टी में भी हैं, बहुत सारे बरेलवी जो हैं वो पीटीआई में भी हैं और नून में भी हैं। लेकिन एक बरेलवी मकतब फ़िक्र की एक जमात जो है वो पाकिस्तान में एक तवील अरसे के बाद इतनी ज़्यादा कुव्वत के साथ बनी है। ठीक है। और उसमें बहुत सारे आप समझें कि बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे जो हैं वो बहुत सारी पार्टियां, ये आप इस तरह से अंदाज़ा लगाएं कि जब अभी पिछले दिनों जब मुज़ाकरात हो रहे थे, तहरीक लब्बैक के साथ जब मुज़ाकरात हो रहे थे हुकूमत के, तो हुकूमत ने जिस कमेटी को बुलाया था, जो कमेटी असल में नाकाम हो गई। और फिर आपको पता है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आए, और अकील करीम डैडी और बशीर फारूकी साहब आए। तो वो जो कमेटी बनी थी उसमें जमीयत उलमाए यानी साहबजादा अब्दुल करीम और यानी बरेलवी शख्सियात उसमें मौजूद थी। वो तंजीम, वो जो थे वो ब्रेक थ्रू करने में नाकाम हो गए। वो बरेलवी मकतब फ़िक्र के उलमाई थे, लेकिन वो तहरीक लब्बैक के साथ हुकूमत उनकी बातचीत नहीं करवा सकी। ठीक है। हमारे जो रिलीजियस मिनिस्टर हैं वो भी ज़ाहिर है कि बरेलवी मकतब फ़िक्र से हैं, लेकिन वो जो है वो नाकाम हो गए उसमें।
और फिर उसके बाद ये हुआ कि तो तहरीक लब्बैक जो है अब जाहिर है कि वो साद रिजवी साहब एक अनडिस्प्यूटेड उनके ये जो अल्लामा खादिम रिजवी साहब हैं, ये अगर आप उनको देखें जिनका उर्स हो रहा है तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा उम्र की, बहुत ज़्यादा एज थी। आपको देखने में ऐसा लगेगा उनकी तस्वीर को देख के कि बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ और बड़ी उम्र में ये जो है ये जब इनका वसाल हुआ तो ये 54 के थे, ये 54 साल के थे। और 2009 में एक एक्सीडेंट के दौरान जो है गुजरांवाला से एक एक्सीडेंट के दौरान बयान होता है कि इनका ड्राइवर जो गाड़ी का जो था वो सो गया, तो उसके नतीजे में एक्सीडेंट हुआ और ये व्हील चेयर पर चले गए और व्हील चेयर पर इन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारी। तो यहाँ से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सियासत एक नया मोड़ इसलिए ले रही है कि एक ऑलरेडी बनी हुई पार्टी है। ये पार्टी ऐसी नहीं है कि एक जगह पर उसकी मेंबरशिप शुरू हो गई और फिर मेंबरशिप शुरू होने के बाद 10 मेंबर हो गए, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी थी एक मतलब डॉक्टर मुबशिर हसन साहब के घर पे, और उसके बाद फिर वो अच्छा और फिर वो नई टर्म्स लेकर आते रहे ना, बहुत सारी टर्म्स आई हैं। ये 60 और 70 की दिहाई में ये खासतौर पे कोल्ड वॉर के ज़माने में, कोल्ड वॉर में तो बहुत ज़्यादा टर्म्स आई हैं। अरब सोशलिज्म जमाल अब्दुल नासिर का, बाथिज्म, नेशनलिज्म, ये पाकिस्तान में भी इस्लामिक सोशलिज्म था, वहाँ अरब सोशलिज्म था। तो ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा इज़म्स आए हैं दरमियान में। मैंने कहा इज़म्स बहुत, अभी इंडिया में हिंदुज़म आ गया है। मैं उस पर बात करूंगा एक दिन में, हिंदुज़म और हिंदुत्व और हिंदू, ये क्या फ़र्क है, हिंदू मत में क्या फ़र्क है, ये एक अलग बहस है। लेकिन बात सारी ये है कि उसमें एक ऑलरेडी ऐसी पार्टी जो कि 2 साल 3 साल पहले बनी और उसकी एक स्पेस थी, वो एक स्पेस ऑलरेडी मौजूद थी। बहुत से लोग, बहुत से वोटर्स, बहुत से ऐसी शख्सियात थी जो ढूंढ रहे थे ऐसी कोई जगह कि जहां पर हम जाके अपनी बात कर सकें। तो वो तहरीक लब्बैक की शक्ल में उनको मिली। अच्छा, और तहरीक लब्बैक की शक्ल में इस तरह से बनी कि बैन हो गई, फिर बैन हट गया, फिर बैन हो गई, फिर बैन हट गया, उसके करते 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 तो 22 लाख वोट ले गए। पावरफुल हो, ठीक है, पावरफुल हो गए, 22 लाख वोट ले गए। और जो जनाजा है, उस जनाजे जो खादिम रिजवी का कोई जनाजा, तो जनाजे में मोहताज से मोहताज भी लगाए तो 3-4 लाख लोग तो मौजूद थे उस जनाजे में, जो पिछले साल हमने देखा। तो अब इसमें इशू ये कि यहां से ये एक नया टर्न इसलिए ले रही है क्योंकि एक लॉन्ग टर्म, जाहिर है कि अभी नौजवान है साद रिजवी साहब, और ये एक तवील अरसे तक जाहिर है सियासत में अभी कोई किसी किस्म का अंदरूनी थोड़ा सा इख्तलाफ वगैरह पैदा हुआ, अशरफ जलाली साहब बाकी शख्सियत तो अलग हो गई, तो साद रिजवी साहब उसकी क़यादत कर रहे हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पहली पॉलिटिकल रिलीजियस जमात है पाकिस्तान में जो इतना ज़्यादा वोट लेकर आई है। इससे पहले ये हुआ है कि जमात इस्लामी जो कि एक नज़रियाती जमात, देखिए मौलाना मौदूदी साहब की ये भी नज़रियाती जमात है, वो भी नज़रियाती जमात, लेकिन वो जमात जो है वो इतना वोट नहीं ला सकी। वो इम्पैक्ट प्रॉपर इम्पैक्ट, यानी आप कैसे कह सकते हैं कि मौदूदी साहब का कोई इम्पैक्ट नहीं है, या जो है वो गफूर अहमद साहब का कोई इम्पैक्ट या असर, ये काजी हुसैन अहमद साहब, अल्लाह उनको दर्जात बुलंद फरमाए, उनका इम्पैक्ट अपनी जगह, या सिराजुल हक साहब का। लेकिन असल बात है वोट की, जो वोट है, या शाइमन नूरानी साहब या साजिद मीर साहब, या ये है कि और बेशुमार जो उलमा है, लेकिन ये है कि जो वोट लेवल पे, क्योंकि रिलीजियस भी है और साथ ही जो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे सामने आई है और कलदम करके फिर कलदम से हटाया गया है इसको, तो आते ही आप देखें कि एक तरह से इसकी ये जो मुजाहिमती तहरीकों के तौर पे जमातें जन्म लेती हैं ना, फिर उनकी उठान एक अलग अंदाज में होती है। मतलब उनकी उठान एक अलग अंदाज में होती है कि शुरू में ही ऐसे हुआ कि पाबंदी, फिर खुल गई पाबंदी, फिर गिरफ्तारियां, फिर जेलों में, फिर बाहर, फिर रिहाई, फिर शेड्यूल 4, फिर हटा दिया, फिर आगे पीछे। तो वो उसके नतीजे में एक वो रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं मुजाहिमती तहरीक के तौर पे तहरीक लब्बैक, अभी भी लोग मतलब है कि टीवी पे चलाना है नहीं चलाना, दिखाना है नहीं दिखाना, हुकूमत भी परेशान है आपकी, तो क्या करना है कैसे, लेकिन वो निकल के सामने आ गए और मुजाहिमती तहरीक के तौर पे आके अपने आप को बनवा लिया। अच्छा, अब देखिए ना, वो इंडिया में आज क्या हुआ है, इंडिया में वो 1 साल और सर एक ब्रेक ले 20 माह के बाद नरेंद्र मोदी ने अचानक टीवी पे नरेंद्र मोदी तलू होते हैं और कहते हैं मैं सारे किसानों की डिमांड्स मान रहा हूं और किसानों को मैं कायल करने में नाकाम रहा, और किसान कह रहे हैं कि हम तो नहीं उठेंगे अभी। सर इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम नहीं उठेंगे, हम तो अभी नहीं उठेंगे, हम बैठे हैं अपनी जगहों पे, इसको पार्लियामेंट से पास करवाओ। जी बेहतर, आपसे लाखों की तादाद में डॉक्टर साहब
जी नाजरीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। ये दो बिल्कुल अलग हैं इश्यूज, तहरीक लब्बैक और किसानों वाला, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तहरीक लब्बैक एक मुजाहिमती तहरीक के तौर पे, मुजाहिमती सियासी तहरीक के तौर पे सामने आएंगी और रजिस्ट करते हुए, यानी इब्तदाई मराहिल पे ही गोलियां और गैस और गिरफ्तारियां और ये सारा, यानी इसको जब स्टार्ट करेंगे आपकी तारीख लिखना तो शुरू में ही ये सारे मराहिल तय हो गए, एहतजाज और बकौल फवाद चौधरी साहब के रियासत पीछे हट गई। बिल्कुल तो फिर आगे क्या होगा, ये एक सवाल, ये निशान। बिल्कुल सर, आपसे ही बात कर रहे हैं, हम आपसे मजीद बात करेंगे इस पर। नाजरीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आप भारत में होने वाले किसानों के मुज़ाकरा धरने पर बात कर रहे थे, जो एहतजाज हो रही है इस वक्त मुतालबात के लिए, कि मोदी मान चुका है लेकिन अभी किसानों के मुतालबात मजीद बढ़ चुके हैं। नहीं, वो अभी ख़त्म नहीं कर रहे हैं अपना एहतजाज कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल बनाया जाए, वो ये कह रहे हैं कि जी इसको पार्लियामेंट से, हाँ, हो। इंडियन एक्सप्रेस जैसे ये टाइटल 5वीं स्लाइड में दिखाएं, रिपीलिंग द फार्म लॉज, लेइंग अ गोज टू रेस्ट, और इनकी मीटिंग नाकाम हो गई, वो जो कल होनी थी वो भी उसमें बात आगे नहीं बढ़ी। लेकिन उससे हट के जो इंडिया टुडे कह रहा है कि फार्मर्स विल नॉट रिटर्न अंटिल फार्म लॉज आर रिपील्ड इन पार्लियामेंट, और ये सारे इशू चल रहे हैं। और वाशिंगटन पोस्ट ने 14वीं स्लाइड जो है, इंडियाज मोदी रिस्पॉन्ड टू डॉग्ड फार्मर्स प्रोटेस्ट विद अनएक्सपेक्टेड मूव, यानी रिट्रीट, शिकस्त की सूरत में पीछे हट के उन्होंने ये किया सारा। लेकिन मैं इसमें सिर्फ एक बात यहाँ पे ज़रा मैं मुकम्मल करता चलूँ। देखें, 1856 से लेके 1921 तक इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जब तक रहे, तो वो इस दौरान उन्होंने 1897 में वो ऑल इंडिया, मतलब अहले सुन्नत वल जमात कॉन्फ्रेंस, एक सुन्नी कॉन्फ्रेंस इंडिया में बुला के, तो उन्होंने सबसे पहले ये कह दिया था कि हम इंडिया हिंदूज के साथ नहीं चल सकते। तो ये मुस्लिम लीग से पहले ऐलान हुआ था। तो बहुत से अकाबरीन ये कहते हैं कि वो शायद दो कौमी नज़रिया सबसे पहले वहाँ से आया था, अहमद रज़ा ख़ान जो बरेलवी हैं रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तरफ से ही आया था। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी जो बात है वो इम्पोर्टेंट बात ये कि मैंने ये बात कर ली जमात अहले हदीस की, मौलाना अब्दुल्ला गाज़ीपुरी और अबुल वफ़ा जो हैं उनकी, और सनाउल्ला मिस्री अमृतसरी जो हैं उन्होंने अहले हदीस, जमात अहले हदीस इन्होंने कायम की। लेकिन इसमें जो एक बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये मकतब देवबंद का जिक्र करते करते एक बात तो मैं भूल ही गया, और दो तीन नाम भूल गया मैं, और उनके बगैर तो किस्सा ही मुकम्मल नहीं होता। एक तो मुफ्ती महमूद साहब, जो कि वालिद मौलाना फजल रहमान साहब के बड़ा नाम, और फिर उसके बाद जो है वो मौलाना तारिक जमील साहब का हम कैसे मकतबा, क्योंकि ज़ाहिर तबलीगी जमात से उससे हट के एक मुबल्लिग है बहुत बड़ा, वो भी देवबंद से ताल्लुक़। और दूसरी साइड पे जो अगर हम चले जाएं किसी और तरफ, तो बिल्कुल हमें एक और रुख भी नज़र आता है, और वो फिर तालिबान। ठीक, तालिबान जो है वो मकतबा देवबंद से, उनके जो अखाड़ा में दारुल उलूम हकानिया है, वहीं से मुल्ला मोहम्मद उमर जो है वो तालीम उन्होंने हासिल की थी, मौलाना समीउल हक साहब का जो मदरसा। तो मकतबा देवबंद का एक रंग वो भी है। ठीक है, मतलब है कि, लेकिन अल्टीमेट एक बात बड़ी अजब सी है कि जो दोनों देवबंदी जो अकाबरीन हैं या हम लोग हैं, सारे जितने भी हैं, या बरेलवी हैं हम लोग, अकाबरीन उलमा आगे पीछे दाएं, ये जितने भी हैं, ये तकलीद एक ही इमाम की करते हैं, इमाम अबू हनीफा की। और इसमें आप देखें कि आपको एक तरफ तालिबान नज़र आ रहे हैं, दूसरी तरफ आपको जो है वो महफिल के अंदर जो है वो दुरूद पढ़ते भी नज़र आ रहे हैं लोग। तो बहुत बिल्कुल मुख्तलिफ तरह से जो है ना इंटरप्रिटेशन जो है वो किस तरह से हो रही है, वो जो है वो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और जो किसी की तकलीद नहीं करते वो पे सलफ़ी। अच्छा, एनीवे, तो ये तो हो गया किस्सा, इस पे तो बात होगी कि अब ये इस रीजन की के अंदर क्या पॉलिटिक्स एक रोल लेती है, किस तरह से, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ी तादाद है जो बरेलवी शख्सियात की है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है ना बहुत बड़ी तादाद में खानकाहें हैं, निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके मज़ारात, उनकी दरगाह, मुख्तलिफ दरगाहें हैं मुख्तलिफ। तो वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में बरेलवी मौजूद हैं, और वहाँ पर मकतबा देवबंद के लोग भी हैं, लेकिन बरेलवी बहुत बड़ी तादाद में हैं।
और बरेलवी पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी तादाद में। पाकिस्तान में एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स ऑलरेडी बनी बनाई है, नहीं कि मेंबरशिप शुरू होगी अभी लोग कागजात भरेंगे अभी नहीं, ऑलरेडी एक बहुत बड़ी तादाद में वो पहले से मौजूद हैं तहरीक लब्बैक में। तो अब ये मैंने आपसे कहा ना कि ये पॉलिटिकल इस्लाम, इसको वेस्ट की जबान में कहें या जो भी कहें, लेकिन पाकिस्तान में अब जो मजहबी सियासी जमातों का एक, आप समझेंगे वो कहते थे इनका वोट बैंक नहीं है, तो आज के बाद से वो किस्सा खत्म होता नजर आ रहा है, ये अब के बाद से, कि जी पॉलिटिकल पार्टीज का वोट बैंक नहीं है। और जो नजरियाती जमातें हैं, दूसरी नजरियाती जो कि गैर मजहबी जमातें हैं, उनके लिए अब ये बड़ा होगा, क्योंकि उनके अंदर भी जाहिर है बरेलवी देवबंदी, लेकिन वो नजरियात की बुनियाद पे हैं। अच्छा, मुस्लिम लीग नवाज का तो मतलब वो राइट ऑफ द सेंटर थी, अब वो लेफ्ट ऑफ द सेंटर शायद हो गई, लेफ्टिस्ट इनकलाबी हो गए क्या, लेकिन ये है कि उसमें बहुत बड़ी तादाद में बरेलवी हैं। बरेलवी क्योंकि उनकी जो उनका स्पेस है वो तो जीटी रोड पंजाब, वो पंजाब के अंदर ही लोग वहाँ पे उसी जमा, इसी तरह के तहरीक इंसाफ, पंजाब तो हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है ना सियासत में, जिसके बाद पंजाब हो गया, पंजाब के वोट। अच्छा, सिंध में बहुत बड़ी तादाद में देखें ना, दरगाहें, औलिया, बुजुर्ग और वैसे भी बरेलवी मकतब फ़िक्र हर जगह मौजूद है, सवाए इन जगहों के। जो शाह इस्माइल बरेलवी जो हैं, वो चूंकि देवबंद, दो बरेलवी शख्सियात हैं, शाह इस्माइल बरेलवी अलग हैं, वो देवबंद से थे, वो चूंकि ये खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान तो यहाँ पे यहाँ के आबाद हुए थे, तो यहाँ पे फिर ज़्यादा आपको नज़र आते हैं देवबंद से ताल्लुक़ रखते, वो अलग शख्सियत हैं। तो इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी जो है अलग है। तो बात ये सारी, तो एक तो ये पाकिस्तान की सियासत में, रीजन की सियासत में बड़ा मोड़। दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये फार्मर्स जो हैं, ये एक तो इन्होंने, ये किसानों ने अपनी यकजहती दिखाई, ये पीछे नहीं हटे, इनके अंदर तकसीम कराने की पूरी कोशिश हुई इंडिया में, और तकसीम इनके अंदर हो नहीं सकी। और अब ये कानून वापस हो गया, तो कानून वापस, और अच्छा वो हो गया। दिल्ली में आपको पता है कि दिल्ली के गाजियाबाद और आसपास सारे शहर व रस्ते वस्ते बंद करके बैठे हुए थे, और कितनी बड़ी स्मॉग है वहाँ पे। और स्मॉग के बारे में कल बात कर चुका हूँ कि स्मोक और फॉग मिल जाए तो स्मॉग बन जाती है, ठीक है। यानी अगर धुंध के अंदर धुआं शामिल हो जाए तो वो उसमें यानी अगर गंदगी और पार्टिकल्स आ जाएं तो वो स्मॉग बन जाती है। तो ये बड़ी आसान सी मैंने एक डेफिनेशन बताई थी। अच्छा जी, अल जज़ीरा ये कह रहे हैं कि हमास रिएक्ट विथ फ्यूरी एज ब्रिटेन मूव्स टू बैन ग्रुप, और प्रीति पटेल जो हैं गार्डियन के मुताबिक टू अनाउंस प्लान टू मेक सपोर्ट फॉर हमास इलीगल। अच्छा, अब हमास की सपोर्ट अगर इलीगल ब्रिटेन बना रहा है, तो ये बात बड़ी अहम है कि फिर वो सारे ममालिक जहां पे हमास मौजूद है, वहां देखें, अगर आप एक टेररिस्ट बना देते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी इलेक्शन लड़के जीत के एक जगह पे मौजूद है, यानी किस जगह मौजूद है, गजा में मौजूद है, और वेस्ट बैंक में भी आ गई। अब अगर वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा कि उससे मिलने वाले लोग फिर क्या हैं। मतलब मिसाल के तौर, क्योंकि इस कानून में गालिबन ये आ रहा है कि अगर आप हमास के लोगों से कोई मिलेगा तो वो भी टेररिस्ट होगा, तो वो तो कतर में मौजूद हैं, वो तो टर्की में मौजूद हैं, उनके साथ तो इजिप्ट मुज़ाकरात कर रहा है, उनके साथ तो यूरोप के मुल्क चाह रहे हैं कि सीज फायर और मुज़ाकरात हों। तो ये मूव एक बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि अगले हफ्ते ये क्या शक्ल लेती है, और अगर बैन वहां पर लग जाता है। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं हो रहे, और एक खबर दोबारा, मैं अभी चार्ट तो शायद वक्त की कमी के बायस ना दिखा सकूं, लेकिन CNN जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि ऑस्ट्रिया अनाउंसेस, जो 13वीं स्लाइड हमारी न्यूज़ ब्रेक कर रहा है, कि ऑस्ट्रिया अनाउंसेस यूरोप्स फर्स्ट नेशन वाइड वैक्सीन मैंडेट एंड रीइंपोजेस लॉकडाउन। 10 दिन का लॉकडाउन पीर से कंप्लीट वहां पे हो रहा है, और उसके बाद ये 10 दिन और बढ़ सकता है। जर्मनी भी इसी के, और ये जो राइटर्स खबर दे रहा है 15वीं स्लाइड, कि ऑस्ट्रिया इम्पोजेस फुल लॉकडाउन एंड जर्मनी में फॉलो एज कोविड ग्रिप्स यूरोप। कोविड ने पूरे यूरोप को ग्रिप करना शुरू कर दिया है, और इसमें जो आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान अल्लाह करे कि सुलह हो जाए, रशिया फिर कूद गए दरमियान में पूरी कूद के साथ कि किसी तरह से सालिसी करवाए आज़रबाईजान और आर्मी। आज बदतरीन दिन था सूडान का, सूडान में जब से बगावत हुई है, आज वहां पे बदतरीन दिन था, और इसको अरब न्यूज इस तरह से कोट कर रहे हैं, डेडलीस्ट डे, जब से, यानी 18 से 20 लोग एक दिन में मारे गए हैं सूडान के अंदर। तो वहां पर इतना हंगामा, लोग नहीं मान रहे वो कि जी वो किस तरह से आके
उनके लोग बैठ गए हैं और वो फतह बुरहान किस तरह बैठ गए और साथ आके वो अमलूक को कि जो प्राइम मिनिस्टर अमलूक को अंदर रखा हुआ है, तो वो उसके नजर में डेडलीस्ट डे था आज। बहुत शुक्रिया तो डॉक्टर, ये सारे जी खत्म हो रहा है। नाजरीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।